हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहती है। और आज की कहानी है काली सोच। लेखन कला मुझे नहीं आती, न ही वाक्यों के उतार चढ़ाव में मैं पारंगत हूँ। यदि होती तो शायद मुझे अपनी बात आपसे कहने में थोड़ी आसानी रहती। खुद को शब्दों में पिरोना सचमुच क्या इतना मुश्किल होता है। बाहर पूनम का चांद मुस्कुरा रहा है, नहीं जानती कि वह मुझ पर, अपने आप पर या किसी और पर मुस्कुरा रहा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वह भी पूनम की ऐसी ही एक रात थी, जब मैं अस्पताल के आईसीयू के बाहर बैठी अपने गुनाहों के लिए बेटी से माफ़ी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने पाप किया है, महापाप। सोनाली मेरी इकलौती बेटी भीतर आईसीयू में जीवन और मौत के बीच झूल रही है। उसने अपने से मरने की कोशिश की, यह तो सभी जानते हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि उसे इस हाल तक लाने वाली मैं ही हूँ। मैंने उस मासूम के सामने कोई और रास्ता छोड़ा ही कहाँ था। कहते हैं अपने से मरने का कायरों का काम है, पर क्या मैं कायर नहीं जो भविष्य की दुखद घटनाओं की आशंका से वर्तमान को ही रौंदती चली आई। हर माँ का सपना होता है कि वह अपने नाजों से पाली बेटी को 16 श्रृंगार में पति के घर विदा करे। मैं भी इसका अपवाद नहीं थी। तिनका तिनका जोड़कर जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही मैं भी सोनाली की शादी के लिए सपने संजोती गई। वह भी मेरी अपेक्षाओं पर हमेशा खरी उतरी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही मेधावी भी। शांत सुसभ्य सोनाली घर और बाहर सबकी चहेती थी। एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। देखना, अपनी लाडों के लिए मैं चांद सा दूल्हा लाऊंगा, मैं विवेक से कहती तो वे मुस्कुरा देते। उस दिन सोनाली की 12वीं कक्षा का परिणाम आया था। वह पूरे स्टेट में फर्स्ट आई थी। नाते रिश्तेदारों की तरफ से बधाइयों का तांता लगा हुआ था। हमारे पड़ोसी व खास दोस्त अक्षय भी हमारे घर आए थे मिठाई लेकर। मिठाई तो हमें खिलानी चाहिए भाई साहब, आपने क्यों तकलीफ की? विवेक ने गले मिलते हुए कहा। तो वे बोले, हाँ हाँ जरूर खाएंगे, सिर्फ मिठाई ही क्यों, हम तो डिनर भी यहीं करेंगे, लेकिन पहले आप मेरी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। निखिल का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है। फिर तो आज दोहरी खुशी का दिन है। सोनाली ने 12वीं में टॉप किया है। मैंने मिठाई की प्लेट उनकी ओर बढ़ाई। आप चाहे तो हम यह खुशी तिहरी कर लें, अक्षय ने कहा। हम समझे नहीं, मैं आश्चर्यचकित हो गई। अपनी बेटी सोनाली को हमारे आंचल में डाल दीजिए, मेरी बेटी की कमी पूरी हो जाएगी और आपकी बेटे की। मिसेज अक्षय बड़ी मोहब्बत से बोले, देखिए भाभी जी, आपके विचारों की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन मुंह रहते कोई नाक से पानी नहीं पीता। शादी विवाह अपनी बिरादरी में ही शोभा देते हैं। इससे पहले कि विवेक कुछ कहते, मैंने जल्दी से उत्तर दे दिया। मैं जानती हूँ सदियों पुरानी मान्यताएं तोड़ना आसान नहीं होता। हमें भी काफी वक्त लगता है इस फैसले तक पहुँचने में। आप भी विचार करके देखिएगा। कहते हुए वे लोग चले गए। इसमें हर्ज ही क्या है कमला, विवेक बोले। दोनों बच्चे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। सबसे बढ़कर बौद्धिक और वैचारिक समानता है दोनों में। मेरे ख्याल से तो हमें इस रिश्ते के लिए हाँ कह देनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? आलते का रंग चाहे जितना शौक हो, उसका टीका नहीं लगाते। कहाँ वो, कहाँ हम उच्च कुलीन ब्राह्मण। हमारी उनकी भला क्या बराबरी। दोस्ती तक तो ठीक है, पर रिश्तेदारी अपनी बिरादरी में ही होनी चाहिए। मुझे यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार खुले मन से सोच कर देखो, आखिर इसमें बुराई ही क्या है। चिराग लेकर ढूंढेंगे तो भी ऐसा दामाद नहीं मिलेगा हमको, विवेक ने कहा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम्हें इतना ही पसंद है तो कहीं से मुझे जहर ला कर दो, मैं अपने जीते जी तो यह अनर्थ नहीं होने दूंगी।
अरे रिश्तेदार हैं, समाज हैं, उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? 10 लोग इस तरह से सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे हम उन्हें? मैंने कहा तो विवेक चुप हो गए। उस दिन मैंने सोनाली को ध्यान से देखा। वाकई मेरी गुड़िया विवाह योग्य हो गई थी। लिहाजा मैंने पुरोहित को बुलावा भेजा। बिटिया के कुंडली में तो घोर मंगल योग है बहुरानी, पति सुख से यह वंचित रहेगी। पुरोहित के मुंह से यह सुनकर मेरा मन आशंका से कांप उठा। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से थी और लड़की के मंगली होने के परिणाम से पूरी तरह परिचित थी। मैंने लगभग पुरोहित के पैर पकड़ लिए। कोई उपाय बताइए पुरोहित जी। पूजा पाठ, यज्ञ हवन, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मुझे कैसे भी इस मंगल दोष से छुटकारा दिलाइए। शांत हो जाइए बहुरानी, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने रसगुल्ले को मुंह में दबाते हुए कहा। ऐसा कीजिए, पहले तो बिटिया का नाम सोनाली के बजाय आरती रख दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? इस उम्र में नाम बदलने के लिए न तो बिटिया तैयार होगी न उसके पापा। वे कुंडली मिलान के लिए भी तैयार नहीं थे। तैयार तो बहुरानी राजा दशरथ भी नहीं थे राम वनवास के लिए। पंडित जी ने घोर दार्शनिक अंदाज में मुझसे दक्षिणा लेकर चलते बने। आज से तुम्हारा नाम सोनाली के बजाय आरती रहेगा। रात के खाने पर मैंने बेटी को अपना फैसला सुना दिया। लेकिन क्यों माँ, इस नाम में क्या बुराई है? वह सब मैं नहीं जानती बेटा, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। उसने मुझे कितना समझा कितना नहीं यह तो मैं नहीं जानती, पर मेरी बात का विरोध नहीं किया। हर नए रिश्ते के साथ मैं उसे हिदायतों का पुलिंदा पकड़ा देती। सुनो बेटा, लड़के की लंबाई थोड़ा कम है, इसीलिए फ्लैट चप्पल ही पहनना। लेकिन माँ, फ्लैट चप्पल तो मुझ पर जचते नहीं। देखो आरती, यह लड़का 6 फुट का है, इसीलिए हील चेयर वाली सैंडल पहनना। लेकिन मम्मी, मैं हील पहनकर तो चल ही नहीं सकती, इससे मेरे घुटनों में दर्द होता है। आरती मौसी के साथ पार्लर हो आना, शाम को कुछ लोग मिलने आ रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मेकअप पसंद नहीं है। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, फिर करती रहना अपने मन की। मैं सुबकने लगती तो आरती हथियार डाल देती, पर मेरी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती। जब लड़के वाले फोन से खबर करेंगे कहते हुए चले जाते, या फिर दहेज में मोटी रकम की मांग करते, जिसे पूरा करना किसी मध्यम वर्गीय परिवार के वश की बात नहीं थी। ऐसा कीजिए बहुरानी, शनिवार की सुबह 3 बजे बिटिया से पीपल के फेरे लगवाकर ग्रह शांति का पाठ करवाइए। पंडित जी ने दूसरी युक्ति बताई। तुम्हें यह क्या होता जा रहा है माँ? मैं यह जाहिलों वाले काम बिल्कुल नहीं करूँगी। आरती गुस्से से भुनभुनाई। पीपल के फेरे लगाने से कहीं रिश्ते बनते हैं? सच ही तो है, शादियां यदि पीपल के फेरे लगाने से तय होती तो सारी विवाह योग्य लड़कियां पीपल के चारों ओर ही घूमती नजर आती। विवेक ने भी हाँ में हाँ मिलाई। चलो माना कि नहीं होती, पर हमें यह सब करने में हर्ज ही क्या है? हर्ज है कमला, इससे लड़कियों का मनोबल गिरता है, उनका आत्मसम्मान आहत होता है। बार बार लड़के वालों द्वारा नकारे जाने पर उनमें हीन भावना आ जाती है। तुम ये सब समझना क्यों नहीं चाहती? सोनाली को पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने दो, उसे जो बनना है उसे बन जाने दो, फिर शादी भी हो जाएगी। विवेक ने मुझे समझाने की कोशिश की। तब तक सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे, फिर सुनते रहना रिश्तेदारों और पड़ोसियों के ताने। रिश्तेदारों का क्या है, वे तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। उनकी बातों से डर कर क्या हम बेटी की खुशियों और उसके सपनों का गला घोट दें? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या इसकी दुश्मन हूँ? अरे लड़कियाँ चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें आखिर पराए घर ही जाना होता है। घर परिवार और बच्चे संभालने ही होते हैं, और इन सब कामों की एक उम्र होती है।
उम्र निकलने के बाद यही काम बोझ लगने लगते हैं। तो हम तुम मिलकर संभाल लेंगे ना इसकी गृहस्थी। संभालेंगे तो तब न जब ब्याह होगा इसका। लड़के वाले तो मंगली सुनते ही भाग खड़े होते हैं। हमारी बहस अभी और चलती अगर विवेक ने सोनाली की डबडबाई आंखों को देख न लिया होता। विवेक ने ही बीच में रास्ता निकाला था। वे कहीं से पीपल का पौधा ले आए थे जिससे मेरी बात भी रह जाए और आरती को घर से बाहर भी न जाना पड़े। साल गुजरते जा रहे थे। सोनाली की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। घर में एक अदृश्य तनाव अब हर समय पसरा रहता। जिस घर में पहले आरती की शरारतों व खिलखिलाहटों की धूप भरी रहती, वही अब सर्द खामोशी थी। सभी अपना अपना काम करते, लेकिन मशीन की तरह। रिश्तों की गर्माहट पता नहीं कहाँ खो गई थी। हम माँ बेटी की बातें जो कभी खत्म ही नहीं होती थी, अब हाँ हूँ तक ही सिमट गई थी। जीवन फिर पुराने धर्रे पर लौटने लगा था कि तभी एक रिश्ता आया। कुलीन ब्राह्मण का एक आईएएस लड़का दहेज मुक्त विवाह करना चाहता था। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। हमने झटपट आगे बात बढ़ाई और एक दिन उन लोगों ने सोनाली को देखकर पसंद भी कर लिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे लगने लगा यह सब पुरोहित जी के बताए उपायों के फलस्वरूप हो रहा है। हंसी खुशी के बीच हम शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए थे कि पुरोहित दोबारा आए। जयकारा हो बहुरानी, सब कुछ आपके आशीर्वाद से ही तो हो रहा है पुरोहित जी, मैंने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। इसीलिए विवाह का मुहूर्त निकालते समय आपने हमें याद भी नहीं किया, वे नाराजगी दिखाते हुए बोले। दरअसल लड़के वालों का इसमें विश्वास ही नहीं है, वे नास्तिक हैं। उन लोगों ने तो विवाह की तिथि भी लड़के की छुट्टियों के अनुसार रखी है, न कि कुंडली और मुहूर्त के अनुसार। मैंने अपने सफाई दी। लड़के वालों को विश्वास नहीं है, लेकिन आपको तो है ना? पंडित जी ने पूछा। लड़के वालों की नास्तिकता का परिणाम तो आपकी बेटी को ही भुगतना पड़ेगा। यह मंगल दोष किसी को नहीं छोड़ता। यह तो मैंने सोचा ही नहीं, जैसे तैसे मेरे मुंह से निकला। पुरोहित जी की बात से शादी की खुशी जैसे खत्म हो गई थी। कुछ कीजिए पुरोहित जी, कुछ कीजिए। अब तक तो आप ही मेरी नया पार लगाते आ रहे हैं, मैं गिड़गिड़ाई। वह तो बहुरानी, लेकिन इस बार रास्ता थोड़ा कठिन है। पुरोहित ने पान को मुंह में डालते हुए कहा। बताइए तो महाराज, बिटिया की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैंने डबडबाई आंखों से कहा। हर बेटी को आप जैसी माँ मिले, कहते हुए उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। फिर मेरे कान के पास मुंह ले जाकर जो कुछ कहा उसे सुनकर तो मैं सन्न रह गई। यह क्या कह रहे हैं आप? कहीं बकरे या कुत्ते से भी कोई माँ अपनी बेटी की शादी कर सकती है? सोच लीजिए बहुरानी, मंगल दोष निवारण के लिए बस यही एक उपाय है। वैसे भी यह तो शादी को दिखावा होगी और आपकी बेटी सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ही होगी। लेकिन पुरोहित जी, बिटिया के पापा भी तो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, उनकी सलाह के बिना। अब लेकिन छोड़िए बहुरानी, ऐसे काम गोपनीय तरीके से ही किए जाते हैं। अच्छा ही है जो यजमान घर पर नहीं है। आप कल सुबह 8 बजे फेरों की तैयारी कीजिए। जमाई बाबू बकरा को मेरे साथी पुरोहित ले आएंगे और बेटिया को मेरे घर की महिलाएं संभाल लेंगी। और हाँ, 40,000 रुपयों की भी व्यवस्था रखिएगा। ये लोग दूसरे से तो 60,000 रुपये लेते हैं, पर आपके लिए 40,000 रुपये पर बात तय की है। कहते हुए पुरोहित जी चले गए। अगली सुबह 7 बजे तक पुरोहित अपनी मंडली के साथ पधार चुके थे। पुरोहिताइन के समझाने पर आरती बिना विरोध किए तैयार होने चली गई, तो मैंने राहत की सांस ली और बाकी कार्य निपटाने लगी। मुहूर्त बीता जा रहा है बहुरानी, कन्या को बुलाइए। पुरोहित जी की आवाज पर मुझे ध्यान आया कि आरती तो अब तैयार होकर नीचे नहीं आई। आरती आरती मैंने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब न पाकर मैंने उसके कमरे का दरवाजा बजाया। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला तो मेरा मन
अनजानी आशंका से कांप उठा। सुनिए, कोई है? पुरोहित जी, पंडित जी, अरे कोई मेरी मदद करो। सोनाली, 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 दरवाजा खोल बेटा। लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मेरे हितैषी होने का दावा करने वाले पुरोहित मेरी मदद करने के बजाय अपने दलबल के साथ 9-2-11 हो गए थे। हाँ, आवाज़ सुनकर पड़ोसी जरूर आ गए थे। किसी तरह उनकी मदद से मैंने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का भयावह दृश्य किसी को भी कपा देने के लिए काफ़ी था। सोनाली ने अपनी कलाई की नस काट ली थी। उसकी रगों से बहता खून पूरे फर्श पर फैल चुका था और वह खुद एक कोने में अचेत पड़ी थी। मेरे फैसलों से बचने का यह वह रास्ता निकालेगी, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पड़ोसियों ने ही किसी तरह हमें अस्पताल तक पहुंचाया और विवेक को खबर की। ऐसी बातें छिपाने से भी नहीं छिपती। अगली ही सुबह सोनाली के ससुराल वालों ने यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि ऐसे रूढ़िवादी परिवार से रिश्ता जोड़ना उनके आदर्शों के खिलाफ है। यह सब मेरी वजह से हुआ। विवेक से कहते हुए मैं भपक पड़ी। नहीं कमला, यह तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से हुआ। ये पुरोहित तो तुम जैसे लोगों की ताक में ही रहते हैं। जरा सा डराया, ग्रह नक्षत्रों का डर दिखाया और तुम फंस गई जाल में। लेकिन यह बात इन बातों का समय नहीं है। अभी तो बस यही कामना करो कि हमारी बेटी ठीक हो जाए। कहते हुए विवेक की आंखें भर आई। बधाई हो, सोनाली अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर निखिल ने आईसीयू से बाहर आते हुए कहा। निखिल अक्षय का बेटा है। सोनाली के लिए जिसका रिश्ता मैंने महज विजाती होने के कारण ठुकरा दिया था, इसी अस्पताल में डॉक्टर है और पिछले 48 घंटों से सोनाली को बचाने की खूब कोशिश कर रहा है। किसी चीज को प्राप्त कर लेने की खुशी मुझे उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थी। ऐसे समय में उसने सोनाली को अपना खून भी दिया है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि निखिल सिर्फ मेरी बेटी सोनाली के लिए ही बना है? मैं भी बुद्धू हूँ। मैंने पहले बहुत गलतियाँ की हैं, अब और नहीं करूँगी। यह सब वह सोच रही थी कि निखिल थोड़ी दूरी पर नर्स को कुछ दवाई लाने को कह रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर निखिल से आहिस्ता से कहा, सोनाली ने तो मुझे माफ़ कर दिया, पर क्या तुम व तुम्हारे परिवार वाले मुझे माफ़ कर पाएंगे? कैसी बातें करती हैं आंटी आप तो मेरी माँ जैसी हैं। निखिल ने मेरे जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। आज उनकी भरी पूरी गृहस्थी है। निखिल के परिवार व मेरी बेटी सोनाली ने भी मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन क्या मैं कभी खुद को माफ़ कर पाऊंगी? शायद कभी नहीं। इन अंधविश्वासों के चंगुल में फंसने वाली मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसी घटनाएं हर वर्ग, हर समाज में होती रहती हैं। मैं आत्मग्लानि के दलदल में डूब चुकी थी और अपने बेटी का जीवन बिगाड़ने के लिए कोस रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।